का सैटेलाइट F-17 थंडर तैयारों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस मुस्तकीम प्रोग्राम वर्ल्ड इन व्यू के साथ। हमारे इस प्रोग्राम को बाकायदगी से देखने वाले नाज़रीन तो इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन नए देखने वालों को ज़रूर बताना चाहेंगे। हमारे प्रोग्राम वर्ल्ड इन व्यू इसमें सैर करवाते हैं आपको तकरीबन पूरी दुनिया की। जी बिल्कुल, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लेकर आते हैं आपके लिए कुछ रिपोर्ट्स, जिनमें कुछ तो होती हैं बहुत ही रिच इन्फॉर्मेशन पे मबनी और कुछ होती हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, और कुछ ऐसे मसाइल भी होते हैं जो कि तवज्जो तलब होते हैं, जिन पर रोशनी डालना बेहद ज़रूरी होता है। तो ये इन सब में से कुछ ना कुछ आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए लेकर आए हैं। सो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बढ़ते हैं अपनी समरी की जानिब। पाकिस्तान का सैटेलाइट थाईलैंड में कैसे की जा रही हाथियों की दावत, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कचरे से पेंटिंग्स की तैयारी, जुड़वा बच्चों की पैदाइश में इजाफा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यमन में कहत और बैरूत में एहतजाज, चीन मजीद तरक्की की जानिब गामजन, और भारत में किसानों का एहतजाज ताहाल जारी। ये सब और बहुत कुछ शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम वर्ल्ड इन व्यू में। नाज़रीन, लेकर चलते हैं आपको थाईलैंड, जहाँ पर सज रहा है हाथियों का मेला। आपने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से त्यौहार और फेस्टिवल जानवरों से रिलेटेड तो सुने होंगे, लेकिन थाईलैंड में मखसूस हाथियों के लिए एक दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद ना सिर्फ अपनी टूरिस्ट इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना है, क्योंकि सयाहत से वाबस्ता वहाँ पर 3800 हाथी हैं, सिर्फ सयाहत के शोबे से जो है वो बस्ता है। इस दिन ना सिर्फ लोग अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार करते हैं हाथियों के साथ, उनको डिफरेंट तहाइफ और फल देते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। रवां हफ्ते थाईलैंड में हाथियों का दिन मनाया गया। इस मौके पर उनके लिए मुनक्किदा तकरीब में हाथियों को अनवाओ अकसाम के फल पेश किए गए। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक थाईलैंड के कदीम दारुल हुकूमत आयोथाया में होने वाली इस तकरीब के दौरान दर्जनों हाथियों को लाया गया और उनकी पुरतकल्लुफ दावत का एहतमाम किया गया और जमीन पर बसने वाले देव हैकल जानवरों को फल पेश किए गए। इस मौके पर इस उम्मीद का इजहार किया गया कि बहुत जल्द कोरोना आलमी वबा की पाबंदियों में आसानी हो जाएगी और आलमी सयाह यहाँ सैर को आएंगे, जिससे यहाँ मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। हर साल इस तकरीब में सयाहों की कसीर तादाद शरीक होती थी, लेकिन इस साल कोरोना वबा की पाबंदियों के सबब इसमें सिर्फ मकामी लोग शरीक हुए हैं। हाथियों से मुंसलिक कारोबार करने वाली कम्युनिटी के जनरल मैनेजर इटिपान खारलमाई का कहना है कि हाथियों से कारोबारी जिंदगी चलाने वाले लोगों को हुकूमत से उम्मीद है कि बहुत जल्द यहाँ वबा की पाबंदियों का खात्मा होगा और आलमी सयाह यहाँ सैर के लिए रुख करेंगे, जिससे यहाँ इस कारोबार से मुंसलिक लोगों की जिंदगी का पहिया चलेगा और लोगों को रोजगार मुयस्सर आएगा। उन्होंने कहा, हमारी कम्युनिटी के अक्सर लोग हाथियों के जरिए होने वाली कमाई से गुजर बसर करते हैं। उन्होंने कहा, यहाँ 3800 हाथी आलमी सयाहों को तफरीह का सामान मुयस्सर करते हैं। आलमी सयाह बड़े शौक से हाथी की सवारी से लुत्फानंदोज होते हैं। इटिपान का कहना था, फिलहाल यहाँ के लोग हाथियों को खुराक देने के हवाले से मुश्किलात का शिकार हैं और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में तकलीफों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, वो पूरी दुनिया में मईशत की जुबू हाली से वाकिफ हैं, ताहम उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द यहाँ आलमी सयाह सैर के लिए आएंगे और यहाँ मईशत का पहिया रवां होगा। इटिपान का कहना था कि जिन लोगों का ख्याल है कि हम हाथियों को तकलीफ देते हैं, मैं उनके लिए कहता हूँ कि हाथी हमारे साथ रहते हैं और ये हमारे खानदान का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि यहाँ सियाहत बहाल होगी और आलमी सयाह यहाँ सैर के लिए आएंगे, जिससे मुआशी सरगर्मियों को फरोग मिलेगा और यहाँ बसने वाले लोगों के कारोबार में इजाफा होगा। थाईलैंड की तारीख में हाथी को सकाफती तौर पर बहुत अहमियत हासिल है, जिससे मजदूरी, बारबरदारी, सवारी और जंगों में इस्तेमाल का काम लिया जाता है। बड़े अरसे से जानवरों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें इस अमल की ममानियत कर रही हैं, लेकिन हाथी थाईलैंड में लोगों की जिंदगी का हिस्सा हैं और इनसे काम लिया जाता है। नाज़रीन, लेकर चलेंगे आपको फिलिपाइन, जहां पर फिलिपाइन के एक आर्टिस्ट गिलबर्ट एंजल्स ने कचरे के इस्तेमाल और बेहतरीन यूटिलाइजेशन के हवाले से एक इकदाम उठाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पूरी दुनिया के लिए एक मसला बना हुआ है कि कचरे को कहाँ इस्तेमाल किया जाए और उनकी बेहतरीन यूटिलाइजेशन कैसे की जाए। इस हवाले से गिलबर्ट एंजल्स ने खूबसूरत पेंटिंग्स तख्लीक करके, कचरे से खूबसूरत पेंटिंग्स तख्लीक करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उनकी इस काविश का मकसद कचरे से होने वाले, प्लास्टिक से होने वाले, खासतौर पर प्लास्टिक से होने वाली पोल्यूशन को रोकना और
سمندری پانی کو اس پلاسٹک کے پولوشن سے بچانا ہے؟ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فلپائن کے ایک 49 سالہ آرٹسٹ نے پلاسٹک کے ناقابل استعمال اور ضائع شدہ کچرے سے ہزاروں ڈالرز کی پینٹنگز تیار کی ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق فلپائن دنیا بھر میں سمندروں کو آلودہ کرنے میں تیسرے نمبر پر ہے۔ گلبرٹ اینجلز کا کہنا ہے کہ 2019 میں انہوں نے لوگوں میں ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے کے لیے اور سمندروں میں پلاسٹک اور کچرے کی مقدار کو کم کرنے کے لیے یہ تحریک شروع کی ہے۔ گلبرٹ کا کہنا ہے گرین آرٹس تحریک کے کارکن ضائع شدہ اور ناقابل استعمال پلاسٹک کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اسے پینٹنگز اور آرٹ ورک میں ڈھالتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ ان کا ملک دنیا میں سمندروں کو کچرے سے آلودہ کرنے میں تیسرے نمبر پر ہے تو میں نے لوگوں میں اس حوالے سے شعور اجاگر کرنے کے لیے مختلف طریقوں پر غور و خوض کرنا شروع کیا تاکہ اپنے ماحول، سمندر اور آبی حیات کو محفوظ کرنے کے لیے مثبت اقدامات کیے جائیں۔ فلپائنی آرٹسٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے جمع شدہ کچرے سے آرٹ ورک کی تیاری شروع کی تاکہ عوام الناس کو ماحولیاتی آلودگی اور اس کے اثرات سے روشناس کروایا جائے اور کچرے سے خوبصورت پینٹنگ تیار کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ مختلف طریقوں سے پلاسٹک کے ناقابل استعمال اور ضائع شدہ کچرے کو اکٹھا کرتے ہیں اور بوسیدہ مکانات کی لکڑی کو لے کر اسے پینٹنگز بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ گلبرٹ کا کہنا ہے اس تحریک کا مقصد لوگوں میں پلاسٹک کے کچرے کو مناسب مقام پر ٹھکانے لگانے اور ماحولیاتی آلودگی کے برے اثرات سے انہیں آگاہی دینا ہے تاکہ سمندروں کے ماحول کو آلودہ ہونے سے محفوظ رکھا جائے اور اس بڑھتے ہوئے مسئلے کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کو عملی شکل دی جائے۔ انہوں نے کہا اس تحریک سے وہ لوگوں میں شعور بیدار کر رہے ہیں کہ ان کے ضائع شدہ کچرے کے سمندر میں پہنچنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ کونرڈ ہوٹل کی جنرل مینیجر لنڈا پیکورارو کا کہنا ہے کہ اس تحریک سے امید کی کرن دکھائی دیتی ہے کیونکہ اس کے ذریعے ضائع شدہ پلاسٹک کے ٹکڑوں کو خوبصورت پینٹنگز میں ڈھالا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کچرا ہمارے ماحول کے لیے شدید نقصان دہ ہے، اس لیے اس کو مناسب استعمال میں لا کر ماحول اور آبی حیات کو محفوظ رکھنے کے لیے عملی اقدامات ہو رہے ہیں۔ گلبرٹ کا کہنا تھا کہ 2019 سے انہوں نے پلاسٹک کے کچرے سے درجنوں شاہکار پینٹنگز تیار کی ہیں اور ہزاروں ڈالر میں ان کو فروخت کیا ہے۔ انہوں نے پینٹنگز کی قیمت کے حوالے سے کہا ہے کہ قیمت کا انحصار پینٹنگز کے سائز پر ہے اور ان کی قیمتیں $600 سے $3000 کے درمیان ہیں۔ ناظرین اب آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار ریسرچ اسٹڈی شیئر کریں گے۔ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی حالیہ تحقیق کے مطابق ہر سال جڑواں بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہو رہا ہے اور نئی صدی کے آغاز سے اب تک 21% اضافہ جڑواں بچوں کی پیدائش میں ہوا ہے۔ اولاد یقیناً بہت بڑی نعمت ہے، اس کی پیدائش پر سب کو خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ خوشی دگنی ہو جاتی ہے اگر بچے جڑواں ہو تو سالانہ 16 لاکھ جڑواں بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ مزیدار سی رپورٹ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی نے اپنی حالیہ تحقیق میں انکشاف کیا ہے کہ دنیا بھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش میں پہلے سے کہیں زیادہ اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور حالیہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ سالانہ 16 لاکھ بچے جڑواں شکل میں پیدا ہو رہے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق پروفیسر کرسٹیان مونڈن کا کہنا ہے کہ حالیہ تحقیق کے نتائج سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش میں جتنا اضافہ ہوا ہے اس سے پہلے ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا گزشتہ 2، 3 اور 4 دہائیوں کا تجزیہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں جڑواں بچوں کی پیدائش میں بڑی حد تک اضافہ ہوا ہے، جس کی بڑی وجہ خواتین کا بڑی عمر میں بچوں کو جنم دینا اور اس حوالے سے طبی سہولیات کا میسر ہونا ہے۔ اس لیے اس وقت جڑواں بچوں کی پیدائش کی شرح جو سامنے آ رہی ہے اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی۔ پروفیسر کا کہنا تھا کہ طبی سہولتوں کی فراہمی سے ایسا ممکن ہوا ہے اور میرے خیال میں وقت گزرنے کے ساتھ اس میں اضافہ جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا بر اعظم افریقہ میں طبی سہولیات اور سائنسی بنیادوں پر ری پروڈکشن کے عمل کو تحفظ دینے کے فقدان کے باوجود یہاں جڑواں بچوں کی پیدائش میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ حالیہ تحقیق کے مطابق عالمی طور پر 1980 کے مقابلے میں جڑواں بچوں کی پیدائش کی شرح میں اضافہ ہو چکا ہے اور اب یہ شرح ہر 1000 میں سے 12 کی ہے، جبکہ 30 سال پہلے یہ شرح ہر 1000 میں سے 9 کی تھی۔ ترقی یافتہ یورپ اور شمالی امریکہ میں یہ شرح بڑھ رہی ہے اور ماہرین
ماہرین کے مطابق اب لوگ یہاں اس شرح کو کم کرنے کے لیے سائنسی بنیادوں اور طبی سہولتوں کو بروئے کار لا رہے ہیں۔ پروفیسر مونڈن کی ٹیم نے اپنی ریسرچ کے لیے 1980 سے 1985 کے دوران 112 ممالک اور 2010 سے 2015 تک دنیا کے 165 ممالک کے اعداد و شمار کو اکٹھا کیا ہے اور اسے مقالے کی شکل میں ہیومن ریپروڈکشن جریدے میں شائع کیا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق شمالی امریکہ میں یہ اضافہ 71%، یورپ میں بڑی حد تک اور ایشیا میں بھی زیادہ ہوا ہے۔ براعظم ایشیا میں مجموعی طور پر 32% اضافہ، جبکہ دنیا کے 7 ممالک میں اس عرصے کے دوران جڑواں بچوں کی پیدائش میں 10% سے زیادہ کمی ہوئی ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ہر 1000 میں سے 4 جڑواں بچوں کی پیدائش ہم شکل ہوتی ہے اور اس شرح میں کوئی رد و بدل نہیں آیا۔ پروفیسر مونڈن کا کہنا ہے کہ جڑواں بچوں کی پیدائش میں اموات کی شرح بھی زیادہ ہے۔ کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں جڑواں بچوں کی پیدائش پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص طور پر افریقہ میں بہت سے جڑواں بچے اپنی زندگی کے پہلے سال میں اپنے شریک جڑواں کو کھو دیتے ہیں۔ ویورز، بیکاز دس ورلڈ از ناٹ آل ویل، ہمیشہ یہاں پر اس دنیا میں سب اچھا نہیں ہوتا، کہیں کچھ برا بھی ہو رہا ہوتا ہے اور کہیں کچھ مسائل توجہ طلب بھی ہوتے ہیں جن پر روشنی ڈالنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ ایسا ہی مسئلہ درپیش ہے یمن کو۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ یمن میں قحط سالی کے خطرات منڈلا رہے ہیں، اس لیے جنگ کو جلد از جلد روکا جائے اور ختم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی بیروت میں حالیہ کیمیائی دھماکوں کے بعد معاشی زبحالی سے لوگ بہت پریشان ہیں، نہ صرف پریشان ہیں بلکہ سراپا احتجاج بھی ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اگلی رپورٹ۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے سربراہ ڈیوڈ بیسلے نے رواں ہفتے ورچوئل پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمن میں ہونے والی خانہ جنگی سے برا حال ہے۔ انہوں نے کہا اب وقت آن پہنچا ہے کہ یہاں جنگ بندی ہو اور لوگوں کو اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے کا حق دیا جائے۔ اپنے یمن کے دورے کے حوالے سے ورلڈ فوڈ پروگرام کے سربراہ کا کہنا تھا کہ یمن میں 16 ملین لوگ اس خانہ جنگی سے متاثر ہوئے ہیں اور ان میں سے 5 ملین قحط کے دھانے پر پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر ورلڈ فوڈ پروگرام کو مطلوبہ امداد نہ ملی تو میں یہ آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ یمن میں ایسا قحط ہوگا جو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ ڈیوڈ بیسلے کا کہنا تھا کہ میں امن کی تاکید کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ امریکی نئی بائیڈن انتظامیہ اس مسئلے کے حل کے لیے راہیں نکالے گی۔ انہوں نے کہا یمن تباہ حال ہو چکا ہے اور جہاں دنیا کا سب سے بڑا انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ ان کے خیال کے مطابق صرف امریکہ نہیں، دنیا کی دوسری بڑی طاقتوں کو بھی اس انسانی المیے کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ڈیوڈ کا کہنا تھا کہ اس مسئلے کے فوری حل کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا رواں ہفتے حوثی قبائل کے نمائندوں سے ملاقات میں یہ بات زیر بحث رہی اور وہ سب بھی اس مسئلے کے حوالے سے تشویش کا شکار ہیں۔ یمن کی کل 30 ملین آبادی میں سے 17 ملین لوگ ایسے ہیں جنہیں ورلڈ فوڈ پروگرام کی طرف سے کوئی امداد نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ صرف 13 ملین لوگوں کو ضروری اشیاء کی امداد دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہاں تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور نجی شعبے کو پھلنے پھولنے کا موقع دینا چاہیے، ورنہ قابل امداد اور مستحق لوگوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے سربراہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال 114 ملین لوگوں کو امداد دی گئی ہے اور اس وقت پوری دنیا میں 34 ملین لوگ بھوک کا شکار ہیں، جن کو امداد دینے کے لیے 15 ارب ڈالرز کی رقم درکار ہے۔ انہوں نے کہا شام، کانگو، افغانستان، ایتھوپیا، مغربی سوڈان، لبنان اور اردن جیسے ممالک میں لوگوں کو خوراک جیسے بنیادی مسائل کا سامنا ہے، جبکہ آپ امریکی میڈیا کو دیکھیں تو صرف شہزادہ ہیری اور میگھن مارکل کے متعلق سب کچھ چل رہا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ مر رہے ہیں۔ ڈیوڈ کا کہنا تھا کہ اب سیاست، الزام تراشی اور انسانی ہاتھوں سے جنم لینے والے فسادات اور تصادم سے نکل کر انسانی المیے پر توجہ دینا ہوگی۔ لیکن میں دنیا کے سیاستدانوں کو کہتا ہوں کہ اس مسئلے کا فوری حل نکالیں اور اس جنگ کو بند کروائیں، کیونکہ اس کے اثرات اور نتائج بھیانک اور خطرناک ہیں۔
डेविड का मजीद कहना था कि अब जंग बंदी नागुजीर हो चुकी है और अब वक्त आ गया है कि यमन के लोगों को ये इख्तियार और हक दिया जाए कि वो अपने मुस्तकबिल की राह का तयन करें। दूसरी जानिब रवां हफ्ते बैरूत में हजारों लोगों ने नई आजाद हुकूमत का मुतालबा करते हुए मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए सड़कों पर एहतजाज किया है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक मरकजी बैरूत में मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान मुतालबा किया कि यहाँ लबनान में आजाद हुकूमत कायम की जाए जो मुल्क को जारी मुआशी बहरान से निजात दिलाकर मईशत को मजबूत करे और मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करे। एक रिटायर्ड उस्तानी जाहिया सफा का कहना है कि मैं कौम से कहती हूँ कि 2022 में दुरुस्त नुमाइंदों को वोट के जरिए मुंतखब करें, क्योंकि हम गुज़श्ता 30 सालों से हुकूमती अशराफिया का इंतखाब कर रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर बदउनवान और धोखेबाज हैं। उन्होंने कहा, इस अशराफिया ने मुल्क को तबाह कर दिया है, हमारे मुल्क में कुछ नहीं बचा। एक नामालूम शख्स जो मुजाहरे में शरीक था, उसका कहना है कि हम भूखे हैं, अब सड़कों पर आने के सिवा हमारे पास कोई हल नहीं है। उसका कहना था, जो लोग घरों में बैठे हैं उनके पास कोई और हल है तो बता दें, गरीब तो सड़कों पर आएंगे। लेबनान में 1975 से 1990 तक की खाना जंगी से यहाँ अभी तक इंतशार की कैफियत बरकरार है। 2019 से शुरू होने वाले बहरान से लोग बेरोजगार हो चुके हैं। मुआशी बहरान से लोगों के बैंक में मौजूद सरमाए की कदर में 85% कमी हो चुकी है। गुज़श्ता साल बैरूत की बंदरगाह पर होने वाले धमाके के बहुत बुरे असरात मुरतब हुए हैं। इस धमाके के नतीजे में 200 लोग जाँ बहक हुए और हुकूमत को मुस्ताफी होना पड़ा, जिसके बाद से मुल्क मुआशी दलदल में घिर चुका है। अब वज़ीर आज़म हसन दियाब लेबनान के उबूरी हुक्मरान हैं और नई हुकूमत की तश्कील तक इस ओहदे पर बराजुबान रहेंगे। चीन तरक्की की मनाजिर हर गुजरते दिन के साथ तय करता ही चला जा रहा है। ना सिर्फ जनूबी एशिया के खत्ते में बल्कि पूरी दुनिया में हर शोबा है जिंदगी में चीन की तरक्की किसी से ढकी छुपी नहीं है। हाल ही में चीन ने 14वें 516 प्रोग्राम की मनसूबाबंदी की है, जिसमें इस बात का तहिया किया गया है कि इस तरक्की की मनाजिर को इसी तरह बरकरार रखा जाएगा। चीन की तरक्की की मनसूबाबंदी के हवाले से देखिए अगली रिपोर्ट। चीन में तरक्की की मनाजिल तय करने के लिए नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने 14वीं 5 साला तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक रवां हफ्ते होने वाले नेशनल पीपल्स कांग्रेस के इजलास में 2021 से 2025 तक के 5 साला तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी गई है, जिसमें कौमी मईशत और समाजी तरक्की पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन का कहना है कि चीन ने आला तरक्की के हसूल के लिए जिद्दत और ग्रीन डेवलपमेंट के जो अहदाफ रखे हैं, इससे न सिर्फ चीन बल्कि आलमी मुआशी तरक्की में भी मदद मिलेगी। आलमी मालियाती फंड IMF के तर्जुमान गैरी राइस का कहना है कि चीन में तरक्की के हसूल के लिए होने वाली इस्लाहात 2060 तक कार्बन के अखराज को सिफर करने के अहदाफ और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से होने वाले इक़दामात काबिले तवज्जो हैं। उन्होंने कहा है कि उनके ख्याल में चीन मज़कूरा तरक्की के मंसूबों से अपनी पैदावारी सलाहियत में तवाज़ुन की मंजिल हासिल कर लेगा। सियासी तबसरा निगार मार्टिन जैक्विस का कहना है कि तहकीक, जिद्दत पसंदी और तरक्की के लिए मुआशी आज़ादी बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में चीन की तरफ से आलमी दर्जा हरारत में इजाफे की तरफ तवज्जो देना खुशाइंद है और ऐसा महसूस होता है कि चीन ने इस चैलेंज को साइंसी बुनियादों पर कबूल किया है। मेक्सिको में चीनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी के सदर पोला ग्रोजलवा का कहना है कि चीन की तरक्की के अहदाफ बहुत वाज़े हैं, क्योंकि वो साइंसी तरक्की, टेक्नोलॉजी में जिद्दत और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। उन्होंने कहा, चीन कसीरुल जहती तरक्की और माशी मजबूती को वसअत देने के साथ साथ आलमी तरक्की पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। स्काइलर इंस्टीट्यूट के तहकीककार स्टीफन एसनकोप का कहना है कि चीन की तरक्की का राज आला तालीम के निज़ाम, साइंसी तरक्की और इंजीनियरिंग के शोबे में बेपनाह काम करने में पोशीदा है। उन्होंने कहा, यूरोप को चाहिए कि आलमी वबा से लड़ने और माशी नुकसानात को पूरा करने के लिए चीन से ताउन में इजाफा करे। फिलिपाइन स्टार के कॉलम निगार विल्सन ली फ्लोरेस का कहना है कि दुनिया को बहुत से माशी चैलेंजेस का सामना है और मेरे लिए ये बात खुशाइंद है कि चीन ऐसे मसाइल पर तवज्जो दे रहा है। उन्होंने कहा, दुनिया की मईशत ज़बूहाली का शिकार है और दुनिया को इस वक्त उम्मीद दिलाने की अशद जरूरत है। मुझे खुशी है कि चीन इस हवाले से खुले दिल के साथ पायदार तरक्की के हसूल के लिए इस्लाहात करने पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। मोदी सरकार की मुतनाज़ा ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज अभी तक जारी है। इस हवाले से देखते हैं अगली रिपोर्ट।
भारत में मोदी हुकूमत की तरफ से लाए गए मुतनाज़ा ज़राई क़वानीन के खिलाफ भारतीय किसानों का एहतजाज 114वें रोज में दाखिल हो गया है और भारतीय किसानों ने इमदादी कीमत न देने की सूरत में और मुतनाज़ा क़वानीन को वापस न लेने पर दिल्ली की तरफ फिर से बड़े ट्रैक्टर मार्च की धमकी देते हुए 26 मार्च को मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक किसान यूनियन ने 26 मार्च को पूरे भारत में हड़ताल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। किसान यूनियन के रहनुमाओं का कहना है कि मोदी हुकूमत ने गलत और मुतनाज़ा क़वानीन बनाए हैं जिनसे किसानों का इस्तेहसाल होगा, इसलिए हुकूमत को ये क़वानीन वापस लेने होंगे वरना किसान अपना एहतजाज जारी रखेंगे। किसान यूनियन के नुमाइंदों का कहना है कि पूरे मुल्क की ट्रेड यूनियंस, किसान, मजदूर तंजीमों से बात हो गई है। अगले हफ्ते 26 मार्च को पूरा भारत बंद होगा। मोदी हुकूमत के साथ किसान यूनियन के तमाम मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। हुकूमत ने 1.5 साल तक क़वानीन को मौखर करने की पेशकश की थी जिसे किसान यूनियन की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया है। गुज़िश्ता साल नवंबर से भारतीय किसान यूनियन की कॉल पर किसान भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के गिरदोनवाह में सड़कों पर डेरे डाले हुए हैं और मुतनाज़ा ज़राई क़वानीन के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। रवां हफ्ते भारतीय किसानों ने भारतीय पार्लियामेंट के सामने मंडी लगाने का ऐलान करते हुए कहा है कि वो मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली के इर्द गिर्द बॉर्डर पर मुजाहिरीन ने मुस्तकिल मकान बनाना शुरू कर दिए हैं। राकेश तकेट ने ममता बनर्जी की हिमायत का ऐलान करते हुए मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के इरादे भी पुख्ता हैं और अब मकान भी पक्के तामीर करना शुरू कर दिए हैं। किसान रहनुमा का कहना था कि मौसमी हालात से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। किसान रहनुमाओं ने रियासती इलेक्शन में मोदी के घमंड को तोड़ने के लिए मुख्तलिफ रियासतों के दौरे भी शुरू कर दिए हैं। पंजाब और हरियाणा में होने वाले एहतजाज में खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अफगानिस्तान अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान, चीन, रूस और अमेरिका के माबैन मुज़ाकरात तय पाए हाल ही में मॉस्को में। इन मुज़ाकरात की अहम बात यह है कि न सिर्फ ये तमाम ममालिक इन मुज़ाकरात में शामिल थे बल्कि अफगान हुकूमती नुमाइंदगान के साथ तालिबान भी मुज़ाकरात में शामिल थे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में अमन अमल को आगे बढ़ाने के लिए रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया है जिसमें पाकिस्तान, रूस, चीन, अमेरिका, अफगान हुकूमत, तालिबान, कतर और तुर्की के सफारतकारों और नुमाइंदों ने शिरकत की है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक रूस का इस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक कहना है कि इसके इनाकाद से अफगान अमन अमल में तेजी आएगी और इस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी ओहदेदारों की शिरकत खुशाइंद है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद दोहा में होने वाले बैनुल अफगान मुज़ाकरात के जमूद और ताअत्तुल को खत्म करना और अमन अमल को आगे बढ़ाना है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ का कहना है उन्हें इस बात का अफसोस है कि अभी दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के नतीजे में कोई मुस्बत पेशरफ्त सामने नहीं आई। उन्होंने कहा उन्हें उम्मीद है इस कॉन्फ्रेंस से बैनुल अफगान मुज़ाकरात में सहूलत पैदा होगी और अमन अमल मुस्बत पेशरफ्त के लिए आसानी होगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अमन अमल में ताअत्तुल और ताख़ीर नाकाबिले कबूल है क्योंकि इससे हालात मजीद खराब होंगे और अवाम अबतरी का शिकार होंगे। मॉस्को कॉन्फ्रेंस में ज़ल्मे खलीलजाद ने अमेरिका की नुमाइंदगी की और इलाकाई ताकतों को अमन के लिए अमेरिकी कोशिशों और मनसूबा बंदी से आगाह करने के साथ साथ इनकी हिमायत हासिल करने की कोशिश की है क्योंकि अमेरिका 20 साल जंग के बाद अब अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर फौजी इनखला के लिए रजामंद है और 1 मई से अपनी फौज के मुकम्मल इनखला समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। ज़ल्मे खलीलजाद अफगानिस्तान में जंग बंदी और उबूरी हुकूमत के कयाम के लिए मनसूबा बंदी का हामी है। 1980 में रूस ने अफगानिस्तान में हमले की सूरत में जंग का आगाज किया। अब 2017 से अफगान अमन अमल की कोशिशों में शरीक है। माजी में अमेरिका रूस की जानिब से अमन अमल की कोशिशों में शरीक नहीं हुआ। पहली मर्तबा मॉस्को फॉर्मेट में अमेरिकी नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान ने शिरकत की है। ज़ल्मे खलीलजाद की इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर तबसरा करते हुए रूसी सियासी तबसरा निगार का कहना है कि अमेरिकी नुमाइंदगी से रूस की अहमियत उजागर हुई है और ये कहा जा सकता है कि रूस की मुदाखलत और अमन अमल में शिरकत के बगैर अफगानिस्तान में मामलात को सुलझाने का अमल नामुमकिन है। अफगान सदर अशरफ गनी ने उबूरी हुकूमत के क़याम की मुखालफत की है और कहा है कि अफगानिस्तान में इक़्तिदार हासिल करने के लिए आम इंतखाबात का इनेकाद वाहिद रास्ता है। रूसी तबसरा निगार का कहना है कि तालिबान भी कह चुके हैं कि वो उबूरी हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। मॉस्को के बाद अफगान अमन अमल के हवाले से अगला इजलास तुर्की में होगा जिसके लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने अक़वाम मुत्तहिदा को कह दिया है। 1 साल गुजरने के बाद भी दुनिया ताहाल कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है। दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर जारी है
جس سے روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ یومیہ 18,000 افراد لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ اس حوالے سے حکومتی سطح پر احتیاطی تدابیر کے حوالے سے شعور بھی اجاگر کیا جا رہا ہے اور لوگ اپنی سی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کورونا کی زد میں آنے سے نہیں بچ پا رہے ہیں۔ ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے۔ مریضوں کی بڑھتی تعداد اور ویکسینیشن کے عمل کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دنیا بھر میں کرونا وبا کی تیسری لہر کے وار جاری ہیں اور وائرس ہر گزرتے دن کے ساتھ لاکھوں لوگوں کو متاثر کر رہا ہے اور ہزاروں مریض اس کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ وبا کے ساتھ ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے۔ رواں ہفتے چین سے سائنو فارم ویکسین کی دوسری کھیپ پاکستان پہنچ گئی ہے۔ ویکسین کی 15 لاکھ خوراکیں نور خان ایئر بیس پر ہونے والی ایک تقریب کے دوران پاکستان کے حکام کے حوالے کی گئی ہیں۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان اور چین کے مابین بے مثال دوستی کا ثبوت ہے اور ہم ویکسین کی فراہمی کے لیے چین کے مشکور ہیں۔ وزارت خارجہ میں چین سے متعلق ڈائریکٹر جنرل محمد مدثر ٹیپو کا کہنا ہے کہ ویکسین خوراکوں کا چین سے بروقت تحفہ اس مشکل وقت میں نہایت اہمیت رکھتا ہے اور وبا کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اسی لیے ہم چینی حکومت اور لوگوں کے اس تحفے پر شکر گزار ہیں۔ رواں ہفتے وزیراعظم عمران خان نے کورونا ویکسین لگوا لی ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم نے قوم سے اپیل کی ہے کہ عوام کورونا احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ پاکستان میں ویکسینیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے اور طبی ورکر سمیت 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ویکسین لگانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 123 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے 99 ملین سے زائد متاثرہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور 27 لاکھ سے زیادہ متاثرہ مریض لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ دنیا بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 21 ملین سے زیادہ ہے، جن میں سے 90,000 کے قریب مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ وبا سے روزانہ 8 لاکھ لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور 17,000 سے زیادہ اموات ہو رہی ہیں۔ مریضوں کی تعداد اور اموات کے حوالے سے امریکہ سر فہرست ہے۔ یہاں مریضوں کی تعداد 30 ملین سے بڑھ گئی ہے، جن میں سے 22.5 ملین متاثرہ لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں اور 5.5 لاکھ سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ یہاں ایکٹیو کیسز کی تعداد 7 ملین سے زیادہ ہے، جن میں سے 9,000 سے زیادہ متاثرہ مریضوں کی حالت خطرے میں ہے۔ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے برازیل دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں متاثرہ مریضوں کی تعداد 1 کروڑ 18 لاکھ ہو چکی ہے، جن میں سے 1 کروڑ سے زیادہ صحت یاب ہو چکے ہیں اور 2,88,000 کی موت ہو چکی ہے۔ یہاں ایکٹیو کیسز کی تعداد 11.5 لاکھ سے زیادہ ہے، جن میں سے 8,000 سے زیادہ کی حالت تشویشناک ہے۔ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے بھارت تیسرے نمبر پر ہے۔ یہاں متاثرہ مریضوں کی تعداد 1 کروڑ 15 لاکھ سے زیادہ ہے، جن میں سے 1 کروڑ 10 لاکھ صحت یاب ہو چکے ہیں اور 1,60,000 کے قریب مریض ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہاں ایکٹیو کیسز کی تعداد 2,70,000 سے زائد ہے، جن میں سے 9,000 کی حالت خطرے میں ہے۔ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے روس چوتھے نمبر پر ہے۔ یہاں متاثرہ افراد کی تعداد 44 لاکھ سے بڑھ گئی ہے، جن میں سے 40 لاکھ لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں اور 95,000 کے قریب مریض موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ روس میں ایکٹیو کیسز کی تعداد لگ بھگ 3 لاکھ ہے، جن میں سے 2,500 کی حالت تشویشناک ہے۔ مریضوں کی تعداد کے حوالے سے برطانیہ 5ویں نمبر پر ہے۔ یہاں متاثرہ مریضوں کی تعداد 43 لاکھ کے قریب ہے، جن میں سے 36 لاکھ سے زیادہ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور 1,25,000 سے زائد لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ برطانیہ میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 5,60,000 سے زیادہ ہے، جن میں سے 1,000 کے قریب مریضوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ اور اب لے کر چلیں گے آپ کو میانمار، جہاں پر فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ کریک ڈاؤن کے نتیجے میں سینکڑوں مظاہرین بھی لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گزشتہ ماہ میانمار میں ہونے والی فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج اور ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے اور فوجی حکومت کے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن میں لگ بھگ 200 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق رواں ہفتے میانمار کی فوجی حکومت نے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے احتجاج کرنے والوں پر فائرنگ کر دی، جس سے 39 افراد ہلاک ہو گئے۔ مظاہرین نے ینگون کے صنعتی زون میں چینی گارمنٹس کی فیکٹریوں کو نظر آتش کر دیا۔ ینگون میں فورسز کی فائرنگ سے 15 مظاہرین ہلاک ہوئے، جس کے بعد سے حالات کافی خراب ہو گئے ہیں۔ قابض فوج نے ینگون کے 2 علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے تحقیقکار نے میانمار کی موجودہ حکومت کو قاتل اور غیر قانونی قرار دیا ہے۔ فوجی بغاوت کے خلاف مظاہروں میں مارے جانے والے نصف سے زائد افراد کی عمریں 25 برس سے کم تھیں۔ چینی ذرائع ابلاغ کے مطابق
20 के करीब अफराद मोटरसाइकिलों पर आए थे और उन्होंने चीनी फैक्ट्रियों को आग लगा दी। चीन ने म्यांमार से मुतालबा किया कि तशद्दुद के वाक़यात को रोकने के लिए इक़दाम करे और फैक्ट्रियों को आग लगाने वालों को सजा दे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक से मुतालिक जनेवा में दफ्तर से बयान में कहा गया है कि म्यांमार की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है और हर गुजरते दिन के साथ इसमें शिद्दत आ रही है। दफ्तर की तर्जमान रवीना का कहना है कि फौजी हुकूमत में लोगों पर तशद्दुद का सिलसिला बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा, म्यांमार में मुजाहिरीन के खिलाफ पकड़ धकड़ का सिलसिला बदस्तूर जारी है और लोगों को रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा रहा है। निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं और उन्हें सड़कों पर कत्ल किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि जो ममालिक और आलमी ताकतें इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मौसर हो सकते हैं, उन्हें चाहिए कि ये जिम्मेदारी निभाएं और निहत्ते शहरियों के खिलाफ फौजी हुकूमत की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को रोकने में अपना किरदार अदा करें। तर्जमान का कहना था, इस वक्त 3000 के करीब लोग रियासती हिरासत में हैं और 37 से ज्यादा सहाफियों को कैद कर दिया गया है, जबकि 5 अफराद को जेरे हिरासत कत्ल कर दिया गया है, जिनकी लाशों पर बेपनाह तशद्दुद के निशानात वाज़ेह थे, जिनसे जाहिर होता है कि इन्हें तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। और अब लेकर चलते हैं आपको अमेरिका की रियासत अलास्का, जहां पर अमेरिका और चीन के सफारतकारों और हुकूमती नुमाइंदगान के दरमियान मुज़ाकरात तय पाए हैं, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत अलास्का के शहर एंकरिज में दुनिया की 2 बड़ी मुआशी ताकतों चीन और अमेरिका के माबैन होने वाले पहले मुज़ाकरात इख्तिताम पजीर हो गए हैं। चीन का कहना है कि अमेरिका का कोई हक नहीं है कि वो हमारे दाखिली मामलात में मुदाखलत करे, जबकि अमेरिका का कहना है कि चीन का तर्ज अमल आलमी अमन के लिए खतरा है। जनवरी में जो बाइडन इंतजामी आने के बाद चीन और अमेरिका के अहला ओहदेदारों के साथ ये पहली बिल मुशाफा मुलाकात हुई। 2 रोजा मुज़ाकरात के पहले दिन दोनों ममालिक के ओहदेदारों ने कैमरों के सामने एक दूसरे पर कड़ी तनकीद की। अमेरिकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना था कि चीन का मौजूदा तर्ज अमल आलमी अमन के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि अगर चीन ताल्लुकात को बहाल करना चाहता है तो उसे अपने तर्ज अमल पर नजर सानी करनी होगी। अमरीकी वजीर खारजा ने कहा, संक्यांग, हांगकांग और ताइवान समेत चीन की जानिब से साइबर हमलों पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीन के इक़दामात आलमी इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। चीनी वजीर खारजा वांग ज़ी और यांग जेची ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा, अमेरिका को किसने यक दिया है कि वो चीन के दाखिली मामलात में मुदाखलत करे। अगर वाशिंगटन समझता है इस तरह के रवैये से चीन अपने उसूली मौक़िफ़ से दस्तबरदार होगा तो ये उसका गुमान है, उसकी हकीकत कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, अमेरिका खुद साइबर हमलों का चैंपियन है, हमें सर्द जंग की जहनीत को तर्क करके आगे बढ़ना होगा। अमेरिका खुद से आलमी राय आमा पेश नहीं कर सकता, ना ही अमेरिका दुनिया की नुमाइंदगी का दावा कर सकता है। चीनी ओहदेदारों का कहना था कि अमेरिकी ओहदेदार सिर्फ अपनी हुकूमत की नुमाइंदगी कर सकते हैं। बाइडन इंतजामिया और चीन के दरमियान पहली मुलाकात में ही तलखी पैदा हो गई। चीनी ओहदेदारों ने अमेरिका में स्याफम लोगों के साथ होने वाले मजालिम और सलूक का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका को अपने घर की जड़ों में बैठी नस्ल परस्ती और इंसानी हुकूक की पामाली पर तवज्जो देनी चाहिए। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में तिजारत, इंसानी हुकूक और साइबर सिक्योरिटी मामलात पर चीन के साथ पैदा होने वाली कशीदगी के बाद अलास्का मुलाकात में बर्फ पिघलने की उम्मीद रंग न ला सकी, बल्कि दोनों ममालिक के नुमाइंदों के माबैन होने वाली पहली बिल मुशाफा मुलाकात में एक दूसरे पर खूब तंज और तनकीद की गई। अलास्का मुलाकात से पहले बाइडन इंतजामिया ने चीनी एहलकारों पर पाबंदियां आयद की थीं, जिनकी वजह से दोनों ममालिक के माबैन पहली मुलाकात में तलखियां पैदा हुई हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने मुज़ाकरात में कहा कि आलमी बिरादरी में भी चीन की पॉलिसियों पर तशवीश पाई जाती है। जवाब में चीनी वफ्द के सरबराह का कहना था कि अमेरिका को ऐसे वक्त पर अपनी तर्ज की जमहूरियत दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए, जबकि उसके अपने ही मुल्क में बेचैनी बढ़ रही है। अलास्का मुलाकात में अमेरिकी वजीर खारजा और अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर, चीनी वजीर खारजा वांग ज़ी और चीनी वजीर खारजा के अहला ओहदेदार यांग जेची शरीक हुए। नाज़रीन, ये था हमारा इस हफ्ते का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम के हवाले से आप फीडबैक भी दे सकते हैं। फीडबैक देंगे आप हमें ईमेल करके worldview@ptv.com.pk पर। हमें आपकी तजावीज़ और मशवरों का इंतज़ार रहेगा। अपनी मेज़बान सुंदस मुस्तकीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।